सभी को सादर जय सिया राम। नमस्कार। अध्ययन अध्यापन की श्रृंखला में हम गत व्याख्यान में व्यंजन संधि पर चर्चा कर रहे थे। व्यंजन संधि की परिभाषा क्या होती है, इसको होने के लिए क्या क्या स्थितियाँ होनी चाहिए। तो आपने देखा था कि व्यंजन संधि होने के लिए दोनों और व्यंजन हो सकते हैं, आगे स्वर हो पीछे व्यंजन हो, या फिर आगे व्यंजन पीछे स्वर, या दोनों और व्यंजन और वहाँ कोई विकार आ जाए। उसके बाद मैंने आपको व्यंजन का परिचय दिया, सतही रूप से आपको मैंने व्यंजन के बारे में बताया। 25 स्पर्शी ध्वनियाँ बताई, अंतस्थ बताए, उष्मे बताए, संयुक्ताक्षर बताए, और साथ में आपको अल्पप्राण, महाप्राण, घोष और अघोष ध्वनियों के बारे में भी जानकारी दी। फिर मैंने आपको व्यंजन संधि का पहला सूत्र, उस पर आधारित लगभग 40 से 50 शब्द जो सारे परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे, आपके समक्ष रखे। मैं आपको फिर जोर देकर कहना चाहता हूँ, मेरा आपसे आग्रह है कि इनका अच्छे से अभ्यास करना। कारण संधि पढ़ने का मतलब है हिंदी की आधे से ज़्यादा व्याकरण क्लियर होना। संधि से ही समास जाते हैं, संधि से उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द शुद्धि, युग्म शब्द, एकल शब्द, अनेकार्थक और बहुत सारे पर्यायवाची आप देख भी चुके हो, वो इसके अंतर्गत निकलते हैं। बशर्त संधि को उसकी मूल भाव के अनुरूप पढ़ा जाना चाहिए। और एक आग्रह मेरा आपसे और है, आप जो भी आपके इष्ट मित्र हैं जो गंभीरता से संजीदगी से तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो रीट की हो, चाहे एलडीसी हाई कोर्ट की हो, चाहे पटवार की हो, या किसी भी एग्जाम की हो, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, कहीं पर भी हो, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप वायरल करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैलाएं, प्रचार प्रसार करें, ताकि वो विद्यार्थी जो गंभीरता से जुड़े हुए हैं लाभान्वित हो सके। आज मैं इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाऊंगा और जाते जाते आपसे मैं सिर्फ तद्रुप तक बात करता हुआ गया था। जयद्रथ शब्द का संधि विच्छेद नहीं किया था, यहीं अपने समाप्त हो गए थे। कल का व्याख्यान यहीं समाप्त है। तो देखते हैं आज जयद्रथ, जयत धन रथ, ये कल के शब्द थे। तद्रुप तक तो मैं आपको बताने गया था, जयद्रथ से यहाँ से हम मुझे बताना था। तो जयत धन रथ, 2-4 शब्द और देखते हैं बिना किसी भूमिका के। मैं वहीं से बोल रहा हूं जहां से मैंने कल समाप्त किया था। देखिए, भगवत धन ध्यान, भगवत धन भाव, सतधन गुण, सतधन धर्म, विद्युत धन धारा, विद्युत धन धारा, सतधन बुद्धि, भगवत धन रूप। देखिए, भगवत धन ध्यान, अभी जो ता है, आपने इसके पहले का वीडियो देखा होगा। आज व्यंजन संधि भाग 2 है, भाग 2। व्यंजन संधि भाग 2। देखिए, इसके पहले वाले व्याख्यान के अंतर्गत भाग 1 के अंतर्गत मैंने बताया था आपको कि प्रथमाक्षर के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा हो या चौथा हो या अंतस्थ हो या स्वर हो या ह हो, तो ऐसी कंडीशन में प्रथमाक्षर अपने तृतीय में चला जाता है। अब ये त है, तो गौर कीजिएगा साहब, त का तृतीय त था द, बता चुका हूं मैं आपको कल के व्याख्यान के अंतर्गत। देखो, तो भगवत और ये यथारूप में भगवत ध्यान, भगवत भाव, भगवत भाव, भगवत भाव, सद्धन गुण, तो तद में जाएगा और हमारा शब्द बनेगा सद्गुण। सद्धन धर्म, तो शब्द बनेगा
श्रद्धालु और विद्युत धनधारा, याद रखिएगा विद्युत के त में हल चिन्ह आता है, विद्युत के त में हल चिन्ह आता है तो ये त द में जाएगा और नया शब्द जो अस्तित्व में आएगा वो हो जाएगा विद्युत धारा। क्या बन जाएगा जी? विद्युत धारा, अर्थात विद्युत की धारा। सद्धन बुद्धि से क्या बन जाएगा जी? सद्बुद्धि, सद्बुद्धि। भगवत धन रूप, तो भगवत दाम हाथ लगा देंगे। अब यहां पर आप जानते हो भगवत रूप, इसका आशय सिंपल सा इतना है कि यहाँ द आधा है, अर्थात यह है। यहां पर हमने क्या किया है, यहां द के साइड से र निकाला और बड़े की मात्रा यहां पर लगा दी, जैसे चिद्रूप और सद्रूप आदि में हमने देखा था। तो ये था हमारा व्यंजन संधि का पहला रूप। अब यदि मैं आपसे बोलूं कि जगत द्रूप, देखिए जगत रूप, जगत रूप, और एक जरा इसको देखकर देखो, जोड़कर देखो, वाक धन हरि। देखो जगत रूप, जब इसको तोड़ोगे तो जगत धन रूप तो द में चला गया, ये हल चिन्ह है। वाक धन हरि को जोड़ेंगे तो वाक हरि का ग में चला जाएगा, और चूंकि ग के बाद ग अल्पप्राण के बाद ह ध्वनि आ रही है तो वो घ में भी जा सकता है। ये लगभग 50 से ज्यादा शब्द हो गए। विद्यार्थियों में आपको एक बार फिर बोल रहा हूं, जो सुधी और बुद्धि छात्र हैं, जो गंभीरता से तैयारी कर रहे हैं, उनको पता है कि यहाँ पर मैं जो आपको कंटेंट दे रहा हूँ, जो विषय वस्तु दे रहा हूँ, वो कितनी सटीक, सार्थक और सारगर्भित है और आपके एग्जाम्स के लिए कितनी उपयोगी है। आप बार बार मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि आप बिल्कुल भी कोताही मत बरतना, बिल्कुल इनका अभ्यास करना, क्योंकि मैं आपसे हर बार बोलता हूँ और आपने भी देखा होगा, ये वो विद्यार्थी समझ सकता है जो बहुत अच्छे से तैयारी कर रहा है। यूट्यूब के अंतर्गत भी बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट का अभाव है। 25 मिनट 20 मिनट के वीडियो मिलेंगे जिसमें ट्रिक से या फिर जुगाड़ से संधियां पढ़ाई जा रही है, पर वो कारगर नहीं है। आपको मैंने व्यंजन संधि के पहले सूत्र पर लगभग 50 शब्द हो गए। अब आप यहाँ से जो भी कोई शब्द होगा शुद्ध अशुद्ध में हो, चाहे वो संधि में हो, आपसे अवश्य बन जाएगा। अब ये हमारे पास दूसरा सूत्र है व्यंजन संधि के लिए। देखो क्या है कि द के बाद अघोष ध्वनि हो, द के बाद अघोष ध्वनि हो। आपको विदित है विद्यार्थियों, अघोष ध्वनि से आज से क्या था जी, किसे कहते हैं अघोष? किसी भी वर्ग का, किसी भी वर्ग का पहला, किसी भी वर्ग का पहला दूसरा वर्ण, किसी भी वर्ग का पहला दूसरा वर्ण, और क्या था अघोष के अंतर्गत? शतालु, सदंता, शतालु, समूर्धा और सदंत। ये हमारे पास अघोष के अंतर्गत शामिल थे। ध्यान रहे, आपको कल बताया था कि इनमें से ऊष्मीय ध्वनि में से ह जो है वह घोष ध्वनि में चला जाता है। ह किस में चला जाता है? घोष ध्वनि में। तो फिर अघोष के अंतर्गत शतालु, समूर्धा और सदंता। तो ऐसी कंडीशन में ये जो द है ये त में चला जाएगा। ये है हमारा व्यंजन संधि का दूसरा रूल बता रहा हूं आपको। दूसरा सूत्र है कि द के बाद अघोष ध्वनि। अघोष ध्वनि क्या होता है? किसी भी वर्ग का पहला दूसरा वर्ण प्लस स तालु, समूर्धा और सदंता ये हो तो ये द चला जाता है त में। उदाहरण आप देखेंगे, देखो उद्धान खनन। अब यहां आप देखेंगे चूंकि ये ख जो है ये क वर्ग की दूसरी ध्वनि है, क
ख। तो दूसरा ध्वनि आ गया, इसका मतलब घोष है। तो अब ये द चला जाएगा साहब किसमें, त में, और जो नया शब्द बनेगा वो होगा उत्खनन। यहाँ आपसे ये भी कह सकता हूं कि जब आधा त आ रहा हो और यदि उसको तोड़ना है आपको तो द में बदल दें। जैसे अब थोड़ा सा रिवर्स में देखते हैं, उत्सव, उत्सर्ग, उत्सर्जन, तत्सम, तत्सम। अब यहां देखेंगे आप लोग, उत्सव है तो जब उत्सव को तोड़ोगे तो ये त ध में भेज दें, बदल दें, उद्धन सव, उत्सर्ग, यहां भी उद्धन सर्ग, उत्सर्जन, उद्धन सर्जन, और तदधन सम, तदधन सम। तो आप देखेंगे कि ये द जो था ये आगे अघोष ध्वनि की वजह से त में रूपांतरित हो रहा है, जिसका मैंने सिंपल सा लॉजिक आपको बताया कि इस आधा त को आप द में रूपांतरित कर दें। कुछ और शब्द देखते हैं, देखो, संसद, धनकाल, संसद धन सदस्य, संसद धन सत्र। यहां एक बात स्पष्ट हो रही है, संसद के द में हलंत आता है। हेलो, संसद के द में हलंत हलचिन आता है, लेकिन सांसद के अंतर्गत नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि इसी संसद में अ लगाने से सांसद बनता है, अपत्यवाची प्रत्यय। संसद के द में हलचिन आता है, लेकिन सांसद में, जैसे मैंने कल की व्याख्यान के दरमियान आपसे कहा था कि भगवत के त में हलंत आता है, लेकिन भागवत में नहीं आता। तो अब यहाँ आप गौर करना, ये आपका जो द है ये त में चला जाएगा और नया शब्द बनेगा संसत्कार। क्या बनेगा जी? इसी विधा से यहाँ नया शब्द आपका बनेगा संसद, संसद सदस्य, और यहाँ बनेगा संसद सत्र। गौर कीजिएगा, संसद धन काल, तो संसद काल तद में गया संसद, ये त सदस्य, संसद ये त और सत्र, तो संसद सत्र। अगर हम तत्काल को देखें तो इसमें भी कुछ ऐसा ही हो रहा है तद धन काल। तो यहां भी क्या हो रहा है कि द का रूपांतरण त में हो रहा है। हटाता हूं मैं इनको, कॉपी कर लो। कुछ और शब्द देखिए, ये तीनों शब्द महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। उत्तेजक व्यंजन संधि के दूसरे नियम पर आधारित शब्द है। उत्तेजक, उत्तीर्ण, 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 उत्कोच, उत्कोच, शरतकाल, उत्कर्ष, उत्कृष्ट, विपत्त काल। विपत्त काल देखते हैं। मैं एक बार पुनः आपसे कहना चाहूंगा जी, पुनः आपसे कहना चाहूंगा कि ये जो आधा त है ना, इसको द में रूपांतरित कर दीजिएगा। आपको हर विधा से आना चाहिए, तोड़ना भी आए, जोड़ना भी आए। उद्धन तेजक, देखिए अभी आधा द रूपांतरित हो गया किसमें? त में, क्योंकि यहां पर पीछे त आ रहा है और त वर्ग का पहला ही पांच वर्ग थे ना इस पर सिद्ध होने के,
क च ट त और प। तो उद्धन उद्धन तेजक उत्तीर्ण उद्धन तीर्ण। अब याद रखिएगा साहब, इनमें उद उपसर्ग लग रहा है। उत्तीर्ण का मतलब होता है सफल हो जाना, पास हो जाना। दुर्भाग्य से शब्द को अधिकतर विद्यार्थी उत्तीर्ण बोलते हैं, तो ये उत्तीर्ण नहीं है, उत्तीर्ण है। उत्कोच उद्धन कोच रिश्वत को बोलते हैं, किसको? घूस को। शरद धन काल, शरद काल की क्या बनेगी जी? शरद धन काल। उत्कर्ष उद्धन कर्ष। उत्कृष्ट उद्धन कृष्ट। याद रखना, उत्कर्ष भाववाचक संज्ञा है, उत्कृष्ट विशेषण है। हेलो, उत्कर्ष संज्ञा है, उत्कृष्ट विशेषण है। विपत्त काल, तो क्या बनेगा जी? विपद धन काल। मैं फिर बोल रहा हूं, बहुत परीक्षोपयोगी शब्द है। ये कंटेंट जो आपको परोसे जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, वो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, उनको आप ठीक से देखें। उद्धन तेजक उत्तेजक, ये द त में जाएगा। उद्धन तीर्ण उत्तीर्ण, उद्धन कोच द त में जाएगा। शरद धन द त में जाएगा। शरद धन काल द त में जाएगा, शरद काल। उद्धन कर्ष द त में जाएगा, तो उत्कर्ष। उद्धन कृष्ट द त में जाएगा, तो उत्कृष्ट। विपद धन काल द त में जाएगा, तो विपद काल। देखते हैं आगे। और आपको तोड़िए, मैं कुछ शब्द आपको दे रहा हूं, देखो। तत्परायण, तत्परायण। विपत्ति, तत्परायण विपत्ति, विपत्ति। आपत्काल, आपत्काल। आकृष्ट, आकृष्ट नहीं, इसकी जगह लिखिए उत्तम, उत्तम। उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त। देखिए, आप एक बार तोड़िए। उपनिषद कथा और उपनिषद काल। उपनिषद कथा, उपनिषद कथा और उपनिषद काल। आपको यह भी पता लगेगा कि दोनों शब्द शुद्ध है या अशुद्ध है। अशुद्ध है तो क्यों अशुद्ध है, किस प्रकार की अशुद्धि है, वो भी आप देखोगे अभी। पहले इधर देखिए, तत्परायण, तदधन परायण। तत्परायण का तात्पर्य होता है आसक्त, आसक्त लगा हुआ। तत्परायण। विपत्ति, विपद धनती। आपत्काल, आपद धन काल। इतने सारे शब्द एक संधि से और उसके भी एक सूत्र से आपके पूरे यूट्यूब पर किसी भी चैनल पर नहीं मिलेंगे। पुष्टि कर लेना, आप देख लेना। 1 घंटे में तो पूरी संधि करा देते हैं, और यहाँ 1 घंटे में एक संधि का एक सूत्र पर आधारित शब्द बता रहा हूं मैं आपको। वहां 1 घंटे में पूरी व्यंजन संधि हो जाती है। अब आप बताइए, और उनसे जाकर पूछ लो जिनमें संधि भी है क्या। देखिए, आपद्धन काल। उत्तम, उद्धन तम, उत्क्षिप्त, उद्धन क्षिप्त। आपको पता है क्षत्रिय वाले में पहले क आ रहा है, का अपूर्ण और श मूर्धा में छोटे की मात्रा।
इन दोनों शब्दों की पुष्टि करते हैं कि ये शुद्ध है का शुद्ध है। देखते हैं। ये त किसमें जाएगा? आधा द में। उपनिषद, और चूंकि पीछे आ रहा है कथा, देख लो जोड़कर। अगर इनसे बनने वाला शब्द यही है तो फिर ये शुद्ध है। देखते हैं। चूंकि उपनिषद के द में हलचिन आता है, हेलो हलचिन आता है, उसकी रचना कैसे हुई? दो उपसर्ग लग रहे हैं, पर्चे में आ चुका है ये भी। उपधान निधान सद, इन दोनों के मिलने से शब्द क्या बन गया? निषद। और आगे क्या लगा दिया? उप, तो शब्द हो गया उपनिषद। ध्यान दीजिएगा साहब। उपधान निधान सद। तो अब ये द चला गया आधा में, तो क्या बन जाएगा? उपनिषद कथा। आप देखेंगे उपनिषद कथा, इसका मतलब ये शब्द शुद्ध है। यहां देखो उपनिषद काल, तोड़ दिया होगा आपने। उपनिषद काल, द में जाएगा तो क्या बनेगा? उपनिषद काल। यहां पर भी क्या लिखा है? उपनिषद काल। अब एक बात आप खुद से प्रश्न कीजिए कि अगर ये दोनों शब्द शुद्धिकरण में आ जाए, शुद्ध अशुद्ध में आ जाए, कि बताओ कौन सा शब्द शुद्ध है अशुद्ध है? एक ऑप्शन में ये भी डाल दे। पूछे निम्नलिखित दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तीन कुछ और हो और एक ही डाल दे, उपनिषद काल या उपनिषद कथा। आपको लगता है कितने विद्यार्थी सही कर पाएंगे? इन दोनों शब्दों का शुद्धिकरण, इन दोनों शब्दों का शुद्ध रूप में वही विद्यार्थी कर पाएगा जिसको व्यंजन संधि पर गहरी पकड़ है, इस तथ्य पर जिसकी पकड़ है। ठीक है सर, कुछ और उदाहरण देखते हैं। हटाता हूं मैं इनको, कुछ और शब्द देखेंगे ना। देखो देखो, तीसरे सूत्र पर आते हैं। व्यंजन संधि के तीसरे सूत्र, ये दूसरे पर लगभग आपने 15-20 शब्द लिखे। तीसरा सूत्र क्या है समझना साहब। और मैं फिर बोल रहा हूं, सूत्र पर इतना ध्यान मत देना, आप शब्दों पर पकड़ बनाने का प्रयास करना। क त त द और प, इनके बाद नकार या मकार आ जाए। समझिए क्या करना चाह रहा हूं। क आधा, ट आधा, त आधा, द आधा या प, इनके बाद नकार या मकार आ जाए। नकार बोले तो नानल वाला, मकार बोले तो मछली वाला। तो ये ध्वनियां स्वयं के पंचम वर्ण में चली जाएंगी, यानी कि बदल जाएंगी। ये ध्वनियां स्वयं के पंचम में चली जाएंगी। अब इनका पंचम आप एक बार यहां देख लीजिएगा। क का पंचम क, ख, ग, घ, म। ये देखिए पूरा लिखता हूं मैं, क, ख, ग, घ और ng। उसके बाद था आपके पास यहाँ ट, तो ट, ठ, ड, ढ और अना। बीच में चूंकि हमारे पास जरूरत नहीं पड़ रही इसकी, च, छ, ज, झ और ञ की। फिर क्या है? त, थ, द, ध और न। और एक प, फ, ब, भ और म। क, ख, ग, घ, ng, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है जरा उसको समझने की आवश्यकता है। स्वयं के पंचम में क का पंचम, सड़ी हुई अक्कल मत लगाना, यूं मत गिनना यहां से 1 2 3 4 5। कुछ विद्यार्थी 5 में वापस शुरू में आ जाते हैं, तो ऐसा नहीं है।
पांचवें का मतलब सीधी सीधी बात है आखिरी। ये फर्स्ट, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। फिर आ रहा है यहाँ पर आपके ट का पंचम आना। फिर आ रहा है आपके त और द, त का पंचम और द का पंचम भी न। द का पंचम ये मत गिनना यहाँ से कि 1 2 3 4 5, ठ को मत करना। कुल मिलाकर के संक्षेप में कहूं तो, हेलो इधर देखो क्या बोल रहा हूं। संक्षेप में कहूं तो हर वर्ग की हर ध्वनि का पंचम उसका अंतिम ध्वनि होगा, यानी कि कबूतर, खरगोश, गमला, गणेश, घड़ी, गणेश, घड़ी, सबका पंचम ग है। क का भी, ख का भी, ग का भी और घ का भी। यहाँ पर च छ ज ज सबका पंचम ज्ञ है। ट ठ ड ढ इनका पंचम अना। त थ द ध इनका पंचम न। और प फ ब भ इनका पंचम, तो केवल प का ही पंचम म नहीं है, बल्कि फ का, ब का और भ का भी पंचम म है। इस प्रकार से आप इनको समझने की कोशिश करें। पंचम का मतलब है अंतिम, तो ये आप उतार लीजिएगा। और अब इस पर आधारित शब्द देखते हैं। व्यंजन संधि का ये तीसरा रूल था। देखो, बृहत धन नल, बृहत धन नेत्र, नेत्र में एक मात्रा आती, ध्यान रखना। बृहत धन मुंबई, बृहत धन मुंबई, जगत धन माता, श्रीमत धन नारायण। देखिए, बृहत धन, इधर देखो, त का पंचम, त का पंचम न, नल वाला बता चुका हूं ना। त का पंचम अभी सारे पंचम बता दिए मैंने आपको। त का पंचम भी क्या होता है, न। तो ध्यान दे साहब, क्या बनेगा जी, चूंकि त आधा है तो वो न भी कैसा रहेगा, आधा। एक न तो पूरा हो गया, एक आधा हो गया। ये आधा क्यों है, चूंकि ये स्वयं के पंचम में जा रहा है, अर्थात त थ द ध न में जाएगा, और ये न पूरा है, यानी ये नल तो जैसा का वैसा रह गया ये तो, और ये त बदल गया न में। बृहन नल, बृहन नल अर्जुन का पर्यायवाची है। किसका, अर्जुन का। बृहद धन नेत्र शब्द क्या बनेगा जी, बृहद नेत्र। बृहद का मतलब होता है बड़े, जिसके बड़े नेत्र हो। तो बड़े नेत्र का मतलब ये नहीं कि आंखें बड़ी हो, इसका तात्पर्य है जो दूरदर्शी हो, जो अग्रसोची हो, दूरदर्शी, जो दूर तक देख ले। दूरदर्शी, दूरदर्शी का तात्पर्य क्या है, दूर तक देखने वाला। बृहत मुंबई, तो शब्द क्या बन गया जी, बृहन, बृहन मुंबई, बृहन मुंबई, बृहद मुंबई, बड़ी। जगत धन माता, शब्द क्या बनेगा, जगन माता। याद रखिएगा, ये त आधा आता है। कल मैंने कहा था कि जगत के त में हलचिन हो तो संसार, और हलचिन ना हो तो कुए की मुंडे, इसका मतलब संसार है। अब ये त न में चला गया, क्योंकि त का पंचम न ही शब्द बन गया जगन माता। तो जब, हेलो गौर कीजिए, मेरा दावा है 80% विद्यार्थी इसको शुद्ध नहीं मानते, जगत माता बोलते हैं। अब उनसे कह दिया जाए कि बताओ जगत माता शुद्ध है या अशुद्ध है, तो चुनिंदा विद्यार्थी इसको शुद्ध कर पाएंगे। जगन माता बिल्कुल शुद्ध है। क्यों, क्योंकि आधा का अपने पंचम में जा रहा है, यानी नाम में जा रहा है, तो शब्द बन गया जगन माता, यानी कि जगदम्बा। श्रीमत धन नारायण, इसको लगभग सब शुद्ध बोलते हैं, क्योंकि त का रूपांतरण होगा किसमें, पंचम में। तो यहाँ श्री मन नारायण, लगभग सब शुद्ध बोलते हैं इसको। श्रीमन नारायण, नारायण हरि हरि, तो सभी श्रीमन नारायण बोलते हैं। उसके पीछे की लॉजिक इतनी है कि त चला गया न में, और चूंकि एक न आगे से ऑलरेडी आ रहा है, तो नया शब्द बन गया श्रीमन नारायण।
मैं इनको हटाता हूँ और कुछ और अच्छे अच्छे शब्दों से आपका साक्षात्कार कराता हूँ जो परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। और मेरा आपसे हर बार आग्रह रहा है कि आप कॉपी पेन लेकर के बिल्कुल एकाग्र भाव से तटस्थ होकर के और प्रैक्टिस करते रहे, अभ्यास करते रहे। मैं आपसे आश्वस्त करता हूँ कि इनसे प्रश्न बाहर नहीं जाएंगे। आज दिन तक कभी मेरे करियर में ऐसा हुआ नहीं कि कोई टॉपिक पढ़ा दिया हो और प्रश्न उससे बाहर रहे हों। देखिए प्रश्न और देखते हैं हम, शब्द कुछ और देखते हैं। वाक धनमय बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, अगर आपने कभी गौर किया हो तो कितनी बार एग्जाम में आ गया इसका कोई हिसाब नहीं है। वाक धनमय का अपधनमय ये सेकंड ग्रेड के अंतर्गत पूछा जा चुका है। सतधन नारी, सतधन नारी। उसके बाद आप देखिए कुछ शब्द और भी जो अच्छे अच्छे और महत्वपूर्ण हैं, मैं उन्हीं को कोशिश करूंगा आपको समझ रखने के लिए। देखो बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि विद्युत के त में हलचिन आता है। विद्युत धनमाला ये द है। अगर मैं एग्जैक्ट बात करूं तो ये द, ये विद्युत जो है, इधर देखो आधा द, कहा था ना आपसे क्या कि ये आधा द और ये दोनों मिलकर ये बनाते हैं विद्युन माला। कुछ शब्द और देखें। षटधन मुख, षटधन मातुल, उद्धनति, उद्धन नयन, उद्धन नत, बहुत अच्छा शब्द एग्जाम में आता भी और बहुत सामान्य सा शब्द भी। जगत धननाथ लगभग सब शुद्ध बोलते हैं। जगत धन नारायण, जगत धन नारायण, उन्मीलन। अब जरा इस शब्द को तोड़कर देखना, उन्मीलन। देखिए आप लोग, सबसे पहले कुछ शब्द आपके समक्ष हैं, इनको जरा आप तोड़िए, टूटे हुए शब्दों को जोड़िए। वाक धनमय शब्द बनेगा वांगमय। याद रखना साहब, खूब एग्जाम में आता है, खूब खूब आपके पर्चे में आता है वांगमय। यह क आधा है, हलचिन लग रहा है, पंचम में जाएगा क ख ग घ वांगमय। वाक का मतलब है वाणी, मय का मतलब मिला हुआ। जो वाणी के द्वारा कहा गया है, जो वाचन में कहा गया है, वो साहित्य जो वाणी के माध्यम से गुरुओं ने अपने शिष्यों तक पहुंचाया है। अपधनमय, अप का मतलब होता है जल, बताया था कल। अब किसका पर्यायवाची है? जल का। अपमय, अपधनमय तो अममय, जल में मिला हुआ। सत का मतलब होता है अच्छा या अच्छी, तो अपने पंचम में जाएगा, शब्द बनेगा सन्नारी, जो नारी अच्छी हो। विद्युत धनमाला शब्द क्या बनेगा जी? विद्युन माला। यहाँ मैं फिर वही बात बोल रहा हूँ, इधर देखो, मैं इसको काट कर दोबारा लिख रहा हूँ। यहाँ द आधा है और ये ज में छोटी हो की मात्रा है। विद्युन माला। षट का मतलब होता है छ। छ याद रखना, ये अशुद्ध है, ये अशुद्ध है। छ शुद्ध शब्द छ ये है। छ के अंतर्गत विसर्ग नहीं आता, ह आता है छ। षट का मतलब छ, तो क्या बनेगा जी? षणमुख। क्या बना? षणमुख। और यहां भी क्या बनेगा जी? बताइए। क्षण मातुर। कार्तिकेय का पर्यायवाची है दोनों। किसका? कार्तिकेय का पर्यायवाची है। कौन कौन? षट मातुर, क्षण मातुर और क्षणमुख। उद्धनति, उन्नति। आप जानते हो उन्नति का तात्पर्य क्या होता है। उन्नयन। कैसे? चूंकि त जा रहा है अपने पंचम में, और यहां बनेगा आपका उन्नत। उन्नत। तो देखिए, वांग में अम्मय, सन्नारी, विद्युन वाला, षणमुख, क्षणमातुर, उन्नति, उन्नयन और उन्नत। जगत धनाथ शब्द क्या बनेगा जी?
जगन्नाथ भगवान विष्णु का पर्यायवाची है। कैसे? जगत का मतलब दुनिया, नाथ का मतलब स्वामी, तो शब्द हो गया जगन्नाथ। तो जाएगा अपने पंचम में, बार बार बोल रहा हूँ, चलो जागृत रहिए। जगत धन नारायण, तो शब्द क्या बना जी? जगन नारायण। हेलो, क्या शब्द बन गया? जगन नारायण। त जा रहा है अपनी पंचम ध्वनि में। अब त का पंचम होता है त थ द ध न। उन्मीलन, उत्धन मीलन, मिलन नहीं, छोटी ई नहीं, बड़ी ई। उन्मीलन का मतलब होता है खिलना, खिलना, खिलना। नोट कर लीजिए फटाफट। कुछ और देखते हैं। देखिए, जगन मोहिनी, जगन मोहिनी, जगन मोहिनी, बृहन्माला, जगन मोहिनी, बृहन्माला, भवनिष्ठ, भवनिष्ठ, जगन नियंता। आप ये भी तय करना कि देव शब्द शुद्ध है या अशुद्ध है, और आपके शुद्ध अशुद्ध का आधार बनेगा व्यंजन संधि का ये वाला सूत्र। इसी के आधार पर आप तय कर पाओगे कि देव शब्द शुद्ध भी है या नहीं। सन्मति, सन्मति, चिन्मय, चिन्मय, अगला शब्द देखिए, वांग निपुण। वांग ये ड नहीं है, म है, म नाक से निकालिए। वांग निपुण, दिग्नांग, दिग्नांग, दिग्मंडल, दिग्नांग और दिग्मंडल। और एक और लिखिए आप लोग, दिग्मूढ़, उन्माद, उन्माद। अब जरा आप लोग इनको तोड़ करके देखो। तो सबसे पहले शब्द है आपके सामने जगन मोहिनी, समझ गए? जगत धन मोहिनी, बृहन्माला, बृहन धन माला। अच्छा, यहाँ पर बृहत में त की जगह द हो तो भी यही बनेगा। जगते रहिए, सोइए मत। थोड़ा सा ठीक से बोर्ड पर देखो क्या बोल रहा हूँ। भवनिष्ठ ये एग्जाम में आ चुका है, C8 में आ चुका है। ये भी भवत धननिष्ठ, जिसकी निष्ठा आप में हो, भवत धन निष्ठ। अब त है अपने तृतीय पंचम में जाएगा, तथा दादा ना। जगत नियंता, जगत धन नियंता, सन्मति, सत धन मति। अगर मान लो पर्चे में ऑप्शन में सत की जगह द भी हो तो भी बात वही रहेगी। चिन्मय, चित्त धन मय, वांग निपुण, वाक धन निपुण, जो बोलने की कला में निपुण हूं, अच्छा बोलता हूं, वांग निपुण। चित्त यानी कि चेतना में मिला हुआ, चिन्मय। दिग्नांग,
याद रखना, दिक धन नाग, दिग्नाग, दिक का मतलब होते हैं वैसी दिशाएं, लेकिन दिग्नाग एक बौद्ध ग्रंथकार थे। दिग्नाग एक बौद्ध ग्रंथकार थे। दिग्मंडल क्या बनेगा? दिग्धन मंडल। दिग्मंडल का तात्पर्य होता है चारों दिशाओं का समूह। चारों दिशाओं के समूह को बोलते दिग्मंडल। दिग्मूढ़ जो दिशा भ्रष्ट हो गया है, जिसकी दिशा जो दिशा भूल गया हो उसको बोलते दिग्मूढ़। जो दिशा भूल गया हो, बोल रहा हूं। दिग्नाम एक बौद्धिक ग्रंथकार है। दिग्मंडल दिशाओं, चारों दिशाओं का समूह। दिग्मूढ़ जो दिशाओं को भूल गया हो। उन्माद, उन्माद बोलते पागलपन को। उत्तधन मान हटा दूं, देखो एक शब्द है आपके समक्ष, षण्मास। जरा इसको तोड़ेंगे तो षट्धन मास। षण्मास का समूह कहलाता है विद्यार्थियों षण्मास। अब यहां थोड़ा सा ध्यान देना साथ, मैं कुछ शब्द आपके समक्ष लिख रहा हूं, देखो कुछ शब्द हैं, जरा ध्यान से समझना। सतधन नियम, क्या लिखा जी? सतधन नियम। अब आप ये देखिए, इस सत की जगह अगर सत भी हूं तब भी आप सत मान कर करना, और नया शब्द आपका बनेगा संनियम। क्या बनेगा जी? संनियम। वैसे सत और सत दोनों हो तो सत को आप प्रायिकता देखते हैं। कुछ अगले सूत्र से संबंधित शब्द। अगले सूत्र पर आने के पहले ये 2-3 शब्द हम देखते हैं, हमारे आरएस के पर्चे में आए हुए भी हैं। यहां से मृण्मय, मृण मूर्ति और मृण्मय। इनका वैशिष्ट्य यह है कि यहां पर देखो, इधर जरा इनको इसी क्रम में याद रखें तो बेटर है। यहां पर ये ड नहीं होकर के द रहेगा। ध्यान दीजिएगा साहब, ये द है जिसमें हलचल लग रहा है, और ये द जो यहाँ पर है वो आपका बदलाव होगा किसके अंतर्गत? अना में। ठीक है, हम यूं भी कर सकते हैं कि री के बाद द हो तो ये अना में बदल जाता है। तो मेरा आपसे परामर्श है कि इन शब्दों को इसी क्रम में आप याद रख लेना। मृद धन मूर्ति, वस्तुतः मृद धातु जो है इसका आशय होता है मृदा। इसी मृद धातु से मृदा बनती है। मृदा का तात्पर्य होता है मिट्टी, तो मिट्टी में मिला हो, मिट्टी में मिलाना। मृद मूर्ति, जो मूर्ति मृदा की यानी कि माटी की यानी कि मिट्टी की बनी हुई है, और यहाँ आपका बनेगा मृद धन मई, जो माटी में या मृदा में मिला हुआ हो। अब हम कुछ आगे के शब्दों पर चर्चा करते हैं, अगले सूत्र पर चर्चा करते हैं। आप कॉपी कर लो। देखो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको उसी क्रम में ध्यान रखें तो बेटर है। हमारे सामने अब हमारा चौथा सूत्र है, देखिए मकार के बाद स्पर्शी ध्वनि हो, ठीक से समझने की चेष्टा करना। मकार में हलचल है, मकार के बाद स्पर्शी ध्वनि हो। स्पर्शी ध्वनि कहां से कहां तक? कहां से कहां तक? क से लेकर के म तक। तो ये मकार या तो क्या होगा जी? आने वाली ध्वनि के पंचम में चला जाएगा, या तो आने वाली ध्वनि के पंचम में, या फिर अनुस्वार में बदलेगा। आने वाली ध्वनि के
पंचम में अथवा अनुस्वार में बदलेगा। मकार कब? जबकि मकार के बाद आने वाली ध्वनि स्पर्शी हो, अर्थात क से लेकर के म तक कोई ध्वनि हो, और क से लेकर के म तक की ध्वनि कहलाती है स्पर्शी ध्वनि। शब्द देखिए, अब मैं यहाँ दो बातें बोलूंगा आपसे। शुद्ध अशुद्ध की दृष्टि से जान है, ये तथ्य महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा आवश्यक है। देखो, सम धन कर, गौर कीजिएगा, मकार आ रहा है, उसके बाद ककार है, स्पर्शी ध्वनि है, तो अब ये मकार चला जाएगा अनुस्वार में। अथवा इस मकार को, हेलो, अथवा इस मकार को आने वाली ध्वनि के पंचम में, और क का पंचम होता है घ, तो और हम क्या कर सकते हैं? देखो, क ख ग घ, तो हम इसको यूं भी लिख सकते हैं। दोनों शुद्ध हैं, लेकिन हिंदी के अंतर्गत आप प्रायिकता इस शब्द को दें। शब्द ये भी अशुद्ध नहीं है, लेकिन अगर दोनों उपलब्ध हो तो आप लोग इसको ज्यादा अच्छा माने, ज्यादा सही माने, हालांकि दोनों शुद्ध हैं। सम का मतलब होता है शांत, और कर का मतलब होता है करना। जो शांत कर दे, शांत करने वाला ही शंकर है। यहाँ देखो आप लोग, शंकर, ये शंकर है और ये शंकर है। देखो, समधन कर, ये क्या बना जी? वही शंकर। तो ये शंकर, ये शंकर। शंकर यानी शिव, और शंकर यानी मिश्रित, मिला हुआ। ये तो किसका पर्यायवाची है? शिव का। और ये शंकर मिला हुआ, बोलते हैं शंकर किसमें हाइब्रिड है, मिश्रित। तो यहाँ पर भी सिचुएशन यही हो रही है। आप कहेंगे जी इसको, तो इसको आप चाहो तो पुनः दोनों शुद्ध हैं। देखो, कुछ और शब्द हम देखते हैं, इससे जुड़े मैं हटा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अब मैं आपको यहाँ ये कहना चाह रहा हूं कि किसी शब्द के ऊपर अनुस्वार लग रहा हो, मेरे साथ साथ बोलो, क्या बोला मैंने? किसी शब्द के ऊपर अनुस्वार लग रहा हो, और अगर उस शब्द को तोड़ना है तो उस अनुस्वार को मकार यानी कि मछली वाले में भेज दीजिए, उसमें मकार में हलचल लगा दीजिए। देखते हैं कैसे। मेरे साथ साथ कुछ शब्द लिखो। संतोष, संजय, संगीत, संतान, संतति, संजीवनी, संकरण, अहंकार, अलंकार, अलंकरण। देखो साहब, मैंने अभी आपसे क्या बोला? कतई दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। अनुस्वार अगर किसी ध्वनि पर लगा हुआ है तो उसको तोड़ते वक्त उस अनुस्वार को मकार में भेज दीजिए। अब जैसे संतोष है ना, तो आप क्या कहोगे जी? समधन तोष। कैसे तोड़ोगे? समधन जय। कोई दिमाग नहीं लगा रहा। देखो ना, यहाँ पर ये अनुस्वार है, ये अनुस्वार है। अनुस्वार किस में गया? मकार में। अनुस्वार किस में गया? मकार में। बाकी पीछे के शब्द यथावत हैं। संगीत कैसे तोड़ोगे? समधन गीत। संतान, समधन तान। संतति, समधन तत्ति। संतति भी संतान का ही पर्यायवाची है। संजीवनी, गौर पर देखो, तो क्या कहोगे? समधन जीवनी। संकरण, समधन करण। अहंकार, अहम, अहम धन कार। अलंकार, अलम धनकार। अलंकरण, कितना इजी सा है। हमने हर अनुस्वार को
मकार में भेज दिया। याद रखना साहब, यहाँ दो बातें बोल रहा हूं, एक होता है ये अहम और एक होता है अहम। सुन लो, शब्द युग्म है। जिस अहम पर मकार में हलचल लग रहा है वह है घमंड, ईगो, जिसको हिंदी में बोलते हैं आई, मैं। इस अहम का मतलब ही है मैं, सुना होगा आपने, मैं। तो ये तो क्या है, अहम, बड़ा अहम है उसमें, सुना होगा ना आपने, बड़ा अहम है। अरे ये अहम प्रश्न है, अहम शब्द है, अहम बिंदु है, अहम तथ्य है। तो इस अहम का तात्पर्य होता है मुख्य, प्रमुख। क्या बोल रहा हूं, मुख्य या प्रमुख। और ये अहम क्या होता है जी, घमंड। किसके संदर्भ में, मैं। तो आपने क्या देखा है, आपने देखा है साहब कि हमने इनको अनुस्वार को मकार में भेज दिया। अब इसके कुछ और परीक्षोपयोगी जो शब्द है वो मैं आपको लेकर आ रहा हूं अगले व्याख्यान में। एक बार फिर जोर देकर बोल रहा हूं, वो विद्यार्थी जो रीट की, पटवार की, एलडीसी की, एसआई की, सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, कोई भी तैयारी कर रहे हो, और अगर हिंदी व्याकरण आपके पाठ्यक्रम में है तो संधि से प्रश्न अवश्य आता है। पहली बात तो ये जान लीजिए। और मैं जोर देकर बोल रहा हूँ, और मैं ही नहीं, कोई भी हिंदी का व्याकरण जो है, व्याकरण बोले तो वन वर्ड में लिखा चुका हूँ, अ पर्सन हु हैज़ द नॉलेज ऑफ ग्रामर ऑफ अ लैंग्वेज। जो किसी लैंग्वेज की ग्रामर का ज्ञान रखता है उसको बोलते हैं व्याकरण। वो आपको बता देगा, अगर उसकी पकड़ होगी तो आपको समझा देगा। या वो विद्यार्थी जो बहुत ही गहराई से तैयारी कर रहा है उसको भी इस बात का बोध है कि अगर हिंदी की संधि क्लियर हो गई, सही शब्द में संधि क्लियर हो गई, तो आधी से ज़्यादा हिंदी क्लियर है। संधि से समास, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द शुद्धि, विलोम, अनेकार्थक, एकल शब्द, पर्यायवाची, ये सब क्लियर हो जाते हैं। तो और आपकी हिंदी की संधि आपकी कितनी कमजोर हो, आपकी संधि पर कितनी भी अच्छी पकड़ हो या कितनी भी बुरी पकड़ हो, आप सारे वीडियोज को बिल्कुल तटस्थ भाव से देखें और लिख लिख करके अभ्यास करके देखें। परामर्श का फॉलो कर देना यार, हजारों विद्यार्थियों का काम बना दिया तो आपका ही बन जाएगा। ठीक है, इतना ही कहूँगा। तो मिलता हूँ जल्दी, आगे कुछ और जो इसके सूत्र हैं उनसे आपको साक्षात्कार कराऊंगा। थैंक्स, जय सिया राम।